जहां एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ संविधान के अनुच्छेद 239 ए की व्याख्या के संबंध में सुनवाई कर रहे हैं। केजरीवाल का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल व्यक्तिगत तौर पर कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वह सेवा, कानून व्यवस्था और पुलिस से संबंधित मामलों में निर्णय ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार लिखा है कि एलजी के पास पावर नहीं है, मगर उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं और वो लगातार दिल्ली सरकार के काम में अड़ंगा लगा रहे हैं, जिससे दिल्ली के विकास कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्री परिषद के सहयोग और सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। आपको बता दूं, देश के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा है और 1991 में संविधान में 69 अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को कुछ अलग शक्तियां दी गई है, जिसके अनुच्छेद 239 ए और 239 ए बी को संविधान के 69 अमेंडमेंट में लाया गया। अब आपको मैं बताता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 239 आखिर है क्या, और बार बार दिल्ली सरकार संविधान के इस अनुच्छेद की व्याख्या करने के लिए पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट गई और फिर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और इस चीज़ पे क्या ऐसी, इस अनुच्छेद में क्या ऐसा है जिसको लेके लगातार दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच में लगातार तकरार हो रहे हैं। आपको बता दूं, दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से अलग है। केंद्र शासित क्षेत्र होते हुए भी दिल्ली की अपनी विधानसभा है, जहां अन्य राज्यों की तरह सुरक्षित सीटों का प्रावधान है। विधायकों का चुनाव सीधे जनता करती है। दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का प्रावधान है। दिल्ली में चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को उपराज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अन्य राज्यपालों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार नहीं है। वह इनसे जुड़े कानून नहीं बना सकती है। आपको बता दें, ये 3 अधिकार, पुलिस, कानून व्यवस्था और लैंड रिलेटेड मामले केंद्र के पास हैं। केंद्र और दिल्ली की सरकार अगर किसी एक मुद्दे पर कानून बनाती है तो केंद्र का कानून क्षेत्र में लागू होगा। अगर सरकार और उपराज्यपाल के बीच में कोई मतभेद होते हैं तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति के पास मामला भेज सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में उपराज्यपाल फैसले ले सकते हैं। अब समझिए अनुच्छेद 239 ए बी आखिर है क्या। यह इमरजेंसी की स्थिति में लागू होता है। अगर मंत्रिमंडल सरकार नहीं चला पा रही है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। दिल्ली में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच लड़ाई कोई नई नहीं है। आपको मैं बता दूं, दिल्ली की सत्ता का इतिहास अगर आप साल 1952 से लेकर अब तक देखेंगे तो वर्तमान सरकार में सबसे अधिक एलजी और सरकार के बीच तकरार हुई है। आपको बता दूं, साल 1952 में जब दिल्ली की गद्दी पर कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी चीफ कमिश्नर आनंद डी पंडित के साथ एक लंबे समय तक तनातनी चलती रही। इसके बाद मुख्यमंत्री को 1955 में इस्तीफा देना पड़ा। साल 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। दिल्ली की विधानसभा और मंत्रिमंडल का प्रावधान खत्म कर दिया गया। 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के तहत दिल्ली नगर पालिका का गठन किया गया। इसके प्रमुख उपराज्यपाल होते हैं। नगर पालिका के पास विधायी शक्तियां नहीं थी। 1990 तक दिल्ली में इसी तरह शासन चलता रहा। इसके बाद संविधान में 69 अमेंडमेंट लाकर दिल्ली को कुछ अलग शक्तियां दी गई जो देश के अन्य केंद्र शासित राज्यों को नहीं है। संशोधन के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1991 में लागू
हो जाने से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ। दिल्ली विधानसभा में वर्तमान में 70 सदस्य तय किए गए हैं और 5 वर्षों के लिए विधायक चुने जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में राज्यपाल और दिल्ली सरकार की जो लड़ाई है ये सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही है। आप जुड़े रहे लीगल बाउंड्री के साथ। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई आपको दूंगा। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।